स्वागत है। आज हम समय में पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी सुनने जिसका नाम ही मतलब उसकी पहचान है, विजयनगर, विजय का शहर। ये साम्राज्य लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर छाया रहा। हाँ बिल्कुल, और इसका असर काफी गहरा था उस पूरे क्षेत्र पर। तो जो हमारे पास जानकारी है वो इतिहास के एक चैप्टर से है। इसमें पुरातत्व, शिलालेख और वो जो विदेशी यात्री आए थे ना, उनके बड़े दिलचस्प विवरण हैं और स्थानीय कहानियां भी। हाँ, कई सारे स्रोत हैं। पुरातत्व से ढांचा पता चलता है, शिलालेखों से राजाओं के आदेश और यात्रियों के विवरण से उस समय की जिंदगी की झलक मिलती है। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम इस लगभग भुला दिए गए शहर के कुछ राज खोलना चाहते हैं। कैसे इसे खोजा गया, शासन कैसा था, शहर कैसा दिखता था, और फिर इसका अंत इतना अचानक कैसे हुआ। और हाँ, ये भी कि आज जो हम्पी है वो इसी विजयनगर की विरासत है। हम्पी नाम वहाँ की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम से जुड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सोचिए एक पूरा शहर खंडर बन जाए और फिर सदियों बाद उसे खोजा जाए। ये कहानी शुरू होती है 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी से। कर्नल कॉलिन मैकेंजी अंग्रेज इंजीनियर थे, पुरावेत्ता भी। उन्होंने ही पहला सर्वे मैप बनाया था इस जगह का। और उन्हें शुरुआती जानकारी, मतलब जो पहली लीड्स मिली, वो विरूपक्ष मंदिर और पंपा देवी तीर्थ के पुजारियों की यादों से मिली, जो बातें वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए थे। अच्छा, और बाद में फिर तस्वीरें खींची जाने लगीं स्मारकों की, शिलालेख इकट्ठे किए गए। इनसे विद्वानों को काफी मदद मिली होगी। हाँ बिल्कुल, 1856 के आसपास तस्वीरें आनी शुरू हुईं और 1836 से शिलालेख जमा होने लगे थे। मैकेंजी सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वो 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल भी बने थे। ओहो, सर्वेयर जनरल। हाँ, और उनका एक मकसद ये भी था कि भाई भारत के अतीत को समझें, ताकि अंग्रेजी शासन को थोड़ा आसान बनाया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। स्रोत में ऐसा लिखा है कि उनके हिसाब से अंग्रेजों से पहले दक्षिण भारत में जैसे कुप्रबंधन था। ये उनका नजरिया था। हाँ, उनका नजरिया। और एक और दिलचस्प बात, हम इसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, पर उस समय के लोग इसे कर्नाटका साम्राज्यमु कहते थे। ये भी स्रोत बताते हैं। कर्नाटका साम्राज्यमु, अच्छा। तो इस साम्राज्य की नींव किसने रखी? जो परंपरा है और जो शिलालेख मिले हैं, उनके हिसाब से 1336 में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, सुना है इनका नाम। हाँ, और ये एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग साथ रहते थे। और इनकी उत्तरी सीमा पर हमेशा मतलब झगड़ा रहता था। हाँ, हमेशा दक्कन के सुल्तानों से और उड़ीसा के गजपति शासकों से, खासकर वो जो नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन थी और समुद्री व्यापार, उस पर कंट्रोल के लिए। अच्छा, यहीं पर वो उपाधियां आती हैं ना, अश्वपति, गजपति, नरपति। हाँ बिल्कुल, ये बहुत रोचक है। देखिए, दक्कन सुल्तानों को कहते थे अश्वपति, मतलब घोड़ों के स्वामी। उनकी ताकत घुड़सवार सेना में थी। उड़ीसा के शासक थे गजपति, हाथियों के स्वामी। उनकी सेना में हाथियों का जोर था। और विजयनगर के राजा? विजयनगर के शासक यानी राया, वो खुद को कहते थे नरपति, मनुष्यों के स्वामी। ये शायद उनकी बड़ी पैदल सेना और अपनी प्रजा पर उनके अधिकार को दिखाता है। वाह, मतलब ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी सैन्य ताकत और पहचान बताते थे। बिल्कुल, उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं, ये पता चलता है। घोड़ों का जिक्र आया, तो युद्ध के लिए घुड़सवार सेना बहुत जरूरी थी उस जमाने में। ओ, बेहद जरूरी। एक अच्छी घुड़सवार सेना लड़ाई का रुख पलट सकती थी, और अच्छे घोड़े आते थे अरब और मध्य एशिया से। तो इनका व्यापार होता था? हाँ, बड़ा व्यापार था। शुरू में अरब व्यापारी इस पर छाए हुए थे, फिर कुदराई चेट्टी, मतलब घोड़ों के स्थानीय तमिल व्यापारी, वो भी इसमें शामिल हो गए। और फिर पुर्तगाली भी आ गए 1498 के बाद। हाँ, 1498 में पुर्तगाली आए और वो अपने साथ बेहतर समुद्री ताकत और बंदूकें, मस्केट जैसी नई तकनीक लाए, तो वो भी इस व्यापार में एक बड़ी ताकत बन गए। तो सिर्फ घोड़े ही नहीं, और भी चीजों का व्यापार होता होगा। बिल्कुल, विजयनगर अपने मसालों के लिए, कपड़ों के लिए, कीमती पत्थरों के बाजारों के लिए बहुत मशहूर था। दूर दूर से व्यापारी आते थे। और इससे राज्य को काफी आमदनी होती होगी। बहुत ज्यादा। ये राज्य की समृद्धि का एक मुख्य कारण था।
और यहाँ के जो अमीर लोग थे वो विदेशी चीजें, खासकर रत्न, आभूषण, ये सब बहुत पसंद करते थे। ये एक तरह से स्टेटस सिंबल भी था। और शासक भी इस बात को समझते थे, जैसे कृष्णदेव राय का जिक्र आता है। हाँ, कृष्णदेव राय सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक। उनका शासनकाल था 1509 से 1529 तक। उन्होंने तेलुगु में एक किताब भी लिखी थी ना, राज्य व्यवस्था पर। हाँ, अमुक्त माल्यद। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कि घोड़े, हाथी, रत्न, चंदन, मोती जैसी चीजें आसानी से आ सकें, इसका इंतजाम करना चाहिए। और अगर कोई विदेशी नाविक तूफान या बीमारी की वजह से परेशान होकर आए तो उसकी देखभाल करनी चाहिए। और जो विदेशी व्यापारी अच्छे घोड़े लाते हैं उन्हें रोज दरबार में बुलाओ, तोहफे दो, उन्हें अच्छा मुनाफा कमाने दो, ताकि वो तुम्हारे साथ जुड़े रहें, दुश्मन के पास ना जाए। वाह, मतलब व्यापार सीधे सीधे राज्य की सुरक्षा से जुड़ा था। बिल्कुल, ये उस जमाने के राजनीतिक और आर्थिक समझ को दिखाता है। और इसी समझ से जुड़ी थी साम्राज्य की एक और खास व्यवस्था, नायकों की। हाँ, ये नायक, इनका जिक्र बार बार आता है। कौन थे ये नायक और ये अमर नायक प्रणाली क्या थी? देखिए, नायक असल में मिलिट्री चीफ होते थे, सैन्य प्रमुख। उनके कंट्रोल में किले होते थे और उनके अपने हथियारबंद सैनिक होते थे। अच्छा। वो अक्सर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते रहते थे। कभी कभी किसान भी अच्छी जमीन की तलाश में उनके साथ हो लेते थे। और ये नायक ज्यादातर तेलुगु या कन्नड़ बोलते थे। और अमर नायक प्रणाली, ये विजयनगर की एक खास राजनीतिक खोज मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि इसकी कई चीजें दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से ली गई थीं। इक्ता प्रणाली, वो क्या थी? इक्ता में सुल्तान अपने मिलिट्री कमांडरों को इलाके देते थे जहां से वो टैक्स वसूल सकते थे और बदले में सुल्तान को सैनिक मदद देते थे। अच्छा, तो अमर नायक प्रणाली भी कुछ ऐसी ही थी? हाँ, काफी मिलती जुलती। अमर नायक मिलिट्री कमांडर थे जिन्हें राया यानी राजा शासन करने के लिए क्षेत्र देते थे। वो किसानों, कारीगरों, व्यापारियों से टैक्स वसूलते थे। और उस टैक्स का क्या करते थे? उसका एक हिस्सा वो अपने खर्चे के लिए रखते थे और एक तय संख्या में घोड़े और हाथी पालते थे। एक सेना रखते थे, यही सेना राजा के काम आती थी। और वो टैक्स का कुछ हिस्सा मंदिरों के रखरखाव और सिंचाई के कामों पर भी खर्च करते थे। तो वो अपने इलाके के छोटे मोटे राजा जैसे हो गए। कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन राजा का कंट्रोल रहता था। अमर नायकों को हर साल राजा को नजराना भेजना पड़ता था और अपनी वफादारी दिखाने के लिए महंगे तोहफों के साथ शाही दरबार में हाजिर होना जरूरी था। अच्छा। राजा कभी कभी उनका तबादला भी कर देते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपना कंट्रोल दिखाने के लिए। लेकिन बाद में यही नायक सिरदर्द बन गए। हाँ बिल्कुल, 17वीं शताब्दी आते आते कई नायकों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए। इससे जो केंद्रीय साम्राज्य था वो और कमजोर हो गया और उसका पतन तेजी से हुआ। कौन से इलाके थे ये? जैसे चंद्रगिरी, मदुरई, इक्केरी, तंजावुर, मैसूर, ये सब पहले नायक केंद्र थे जो बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए। तो ये अमर नायक प्रणाली एक तरह से दो-धारी तलवार साबित हुई, शुरू में फायदेमंद, बाद में नुकसानदेह। हाँ, तो कृष्णदेव राय के समय में साम्राज्य अपने शिखर पर था। वो तुलु वंश के थे ना? हाँ, तुलु वंश। उनसे पहले संगम और सालु वंशों ने राज किया था। कृष्णदेव राय का दौर 1509 से 29 साम्राज्य के विस्तार और मजबूती का दौर था। क्या क्या जीता उन्होंने? उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का वो उपजाऊ इलाका जिसे रायचूर दोआब कहते हैं, वो जीता। 1512 में 1514 में उड़ीसा के गजपति शासकों को हराया और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बहुत बुरी शिकस्त दी। तो मतलब सैन्य ताकत बहुत थी। बहुत ज्यादा। राज्य हमेशा तैयार रहता था लड़ाई के लिए। फिर भी उनके समय में काफी शांति और खुशहाली थी। उन्होंने कई शानदार मंदिर बनवाए, पुराने मंदिरों में बड़े बड़े गोपुरम जुड़वाए। गोपुरम मतलब? मंदिर के ऊंचे प्रवेश द्वार। और उन्होंने अपनी माँ के नाम पर नागलपुरम नाम का एक शहर भी बसाया था। विजयनगर की जो सबसे अच्छी तस्वीरें मिलती है ना जी, विवरणों में, वो ज्यादातर उन्हीं के समय की हैं। लेकिन फिर 1529 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ढलान शुरू हुई। हाँ। उनके मृत्यु के बाद साम्राज्य में तनाव बढ़ने लगा। जो उनके उत्तराधिकारी आए उन्हें विद्रोही नायकों से जूझना पड़ा। सत्ता धीरे धीरे अरविडु वंश के पास चली गई। और दक्कन सल्तनतों के साथ रिश्ते कैसे रहे?
वो बदलते रहे, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, गठबंधन बनते बिगड़ते रहते थे। जी। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि रिश्ते हमेशा दुश्मनी वाले नहीं थे। अच्छा। हाँ, जैसे खुद कृष्णदेव राय ने कुछ सल्तनतों में गद्दी के दावेदारों का साथ दिया था और उन्होंने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि भी ली थी। यवन राज्य स्थापनाचार्य, इसका क्या मतलब? यवन संस्कृत शब्द है जो उत्तर पश्चिम से आने वाले विदेशियों के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये उपाधि शायद दिखाती है कि वो सल्तनतों के मामलों में दखल दे रहे थे या खुद को उनके बराबर का शासक मान रहे थे। यहाँ तक कि बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मौत के बाद विजयनगर में गद्दी के झगड़े को सुलझाने में दखल दिया था। तो फिर वो बड़ी लड़ाई कैसे हुई, तालीकोटा वाली? उसका कारण बना राम राय। वो उस समय मुख्यमंत्री थे। उनकी नीति थी एक सुल्तान को दूसरे के खिलाफ भड़काने की। अच्छा, डिवाइड एंड रूल जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ। बाकी सल्तनतें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, वो सब एकजुट हो गई राम राय के खिलाफ। और फिर 1565 में राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई हुई, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। इसमें राम राय बुरी तरह हारे और मारे गए। और उसके बाद जो जीतने वाली सेनाएं थीं, उन्होंने विजयनगर शहर को बुरी तरह लूटा, जलाया। कुछ ही सालों में वो भव्य शहर एकदम वीरान हो गया। साम्राज्य का केंद्र तो बच गया, वो पूरब की तरफ पेनुकोंडा और फिर चंद्रगिरी चला गया, लेकिन वो पहले वाली शान, वो ताकत, वो कभी वापस नहीं आई। एक पूरी सभ्यता का ऐसा अंत बहुत दुखद है। चलिए अब उस शहर की बात करते हैं जिसे लूटा गया। ये विजयनगर शहर आखिर दिखता कैसा था? यात्रियों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे वो पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पेस। हाँ, पेस। उसने कृष्णदेव राय के समय में लिखा कि शहर इतना बड़ा है कि एक नज़र में पूरा देख ही नहीं सकते, लेकिन अगर किसी पहाड़ी से देखो तो रोम जितना बड़ा लगता है और बहुत सुंदर। रोम जितना बड़ा? हाँ, चारों तरफ ग्रेनाइट की शानदार पहाड़ियां हैं और बीच से तुंगभद्रा नदी बहती है। उसने लिखा कि शहर में बहुत सारे पेड़ हैं, घरों में बगीचे हैं, पानी की नहरें हैं, झीलें हैं। और भी यात्री थे ना, अब्दुल रज़ाक? हाँ, निकोलो दे कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, अफनासी निकितिन, कई लोगों ने इसकी भव्यता के बारे में लिखा है। लेकिन वो इलाका तो काफी सूखा है। इतनी हरियाली, झीलें, पानी का इंतजाम कैसे होता था? ये विजयनगर के इंजीनियरिंग का शायद सबसे बड़ा कमाल था। उन्होंने तुंगभद्रा नदी और जो छोटी छोटी धाराएं थीं, उन पे बांध बनाए और उनसे बड़े बड़े तालाब या जलाशय बनाए। जैसे एक कमलापुरम तालाब था, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे उससे न सिर्फ खेतों की सिंचाई होती थी, बल्कि एक नहर के जरिए पानी राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। राजकीय केंद्र मतलब जहाँ राजा और महल वगैरह थे? हाँ, बिल्कुल। एक और नहर थी, हीरिया नहर। वो तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाती थी और धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र के बीच की घाटी को सींचती थी। पेस ने किसी तालाब का जिक्र किया था ना, जहाँ हजारों लोग काम कर रहे थे? हाँ, उसने कृष्णदेव राय के बनवाए एक तालाब के बारे में लिखा है कि उसने वहां 15 या 20 हजार आदमियों को चींटियों की तरह काम करते देखा। पानी का ये मैनेजमेंट ही उस शहर की जान था। कमाल है। और शहर की सुरक्षा, किलेबंदी कैसी थी? अब्दुल रज़ाक, जो फारस से राजदूत बनकर आया था, उसने 7 परतों वाली किलेबंदी बताई है। 7 परतें। 7? हाँ, और सबसे अनोखी बात ये कि ये किलेबंदी सिर्फ शहर को नहीं घेरती थी, ये आसपास के खेतों और जंगलों को भी अपने अंदर ले लेती थी। खेतों को भी किले के अंदर? हाँ, जो सबसे बाहरी दीवार थी वो आसपास की पहाड़ियों को जोड़कर बनाई गई थी। बहुत विशाल दीवारें, और वो बिना गारे या सीमेंट के बनी थी। बिना सीमेंट के? हाँ। तो टिकी कैसे रहती थी? पत्थर फन्नी के आकार के काटे जाते थे जो एक दूसरे में फंसकर दीवार को टिकाए रखते थे। इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसा? दीवार के अंदरूनी हिस्से में मिट्टी और मलबा भरा होता था। लेकिन खेतों को अंदर क्यों रखा? इसका कारण शायद ये था कि अगर दुश्मन घेरा डाल दे, जो कि उस जमाने में आम बात थी, तो शहर के अंदर ही अनाज उगाया जा सके। अच्छा। ताकि खाने की कमी ना हो। बिल्कुल। दुश्मन बाहर इंतजार करता रहे और शहर महीनों तक या सालों तक भी अपना गुजारा कर सके। ये बहुत महंगा इंतजाम था, पर बहुत कारगर रणनीति थी। और शहर के अंदर भी किलेबंदी थी? हाँ, जो मुख्य हिस्से थे, शहरी केंद्र और राजकीय केंद्र, उनके चारों ओर भी अलग से दीवारें थी। शहर में एंट्री बड़े बड़े दरवाजों से होती थी और इन दरवाजों की बनावट पर अक्सर इंडो इस्लामिक स्टाइल का असर दिखता है। मेहराबें, गुंबद, जो शायद तुर्की सुल्तानों के यहाँ से आई थी।
तो शहर के अंदर आम लोग कैसे रहते थे? उनके घर कैसे थे, बाजार? देखिए, आम लोगों के घरों के पुरातात्विक सबूत जरा कम मिलते हैं। शायद इसलिए कि वो लकड़ी, मिट्टी, फूस जैसी चीजों से बनते थे जो समय के साथ नष्ट हो गईं। लेकिन कुछ इलाकों में, खासकर शहर के उत्तर पूर्वी कोने में, अच्छी क्वालिटी के चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इससे अंदाजा लगाते हैं कि शायद वहां अमीर व्यापारी रहते होंगे। और वहीं पे मुस्लिम आबादी भी रहती थी? हाँ, एक मुस्लिम रिहायशी इलाका भी था। वहां जो कब्रें और मस्जिदें मिली हैं, उनका डिजाइन थोड़ा थोड़ा हम्पी के मंदिरों के मंडपों जैसा है। ये दिखाता है कि संस्कृतियां कैसे घुल मिल रही थीं। अच्छा, और बारबोसा ने क्या लिखा था घरों के बारे में? पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने लिखा कि लोगों के घर छप्पर के थे, लेकिन ठीक ठाक बने हुए थे, और वो व्यवसायों के हिसाब से अलग अलग लंबी गलियों में बसे हुए थे, जैसे सुनारों की गली, लोहारों की गली, इस तरह से। और पानी, पीने का पानी कहाँ से आता था आम लोगों के लिए? शायद कुओं से, बारिश का पानी इकट्ठा करने वाले कुंडों से, और मंदिरों में जो तालाब होते थे उनसे। पूरे इलाके में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर और पूजा स्थल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि अलग अलग समुदाय थे और सब अपनी अपनी तरह से पूजा पाठ करते थे। अब बात करते हैं राजकीय केंद्र की, जहां राजा, दरबार, महल, ये सब था। हाँ, ये शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस राजकीय केंद्र में 60 से ज्यादा मंदिर थे। 60 से ज्यादा मंदिर राजकीय केंद्र में? हाँ, शासकों के लिए मंदिर बनवाना एक तरह से अपनी सत्ता को धर्म से जोड़ने और वैधता दिलाने का तरीका था। यहाँ करीब 30 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें महल माना जाता है। ये मंदिरों से अलग कैसे थे? इनका जो ऊपरी ढांचा था वो लकड़ी जैसी चीजों से बना था, जो अब नष्ट हो गया है, जबकि मंदिर पूरे पत्थर के थे, इसलिए वो बच गए। महलों के सिर्फ पत्थर के आधार या चबूतरे ही मिलते हैं ज्यादातर। और यहाँ के सबसे खास स्ट्रक्चर कौन से हैं? 2 मंच बहुत प्रभावशाली हैं। एक है सभागार या ऑडियंस हॉल। ये एक ऊंचा मंच है जिसमें लकड़ी के खंबे लगाने के निशान हैं, पर ये ठीक ठीक किस काम आता था ये पक्का नहीं कह सकते। और दूसरा? वो महानवमी डिब्बा। हाँ, महानवमी डिब्बा। ये शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर बना है। बहुत विशाल मंच है, करीब 11,000 वर्ग फुट का आधार है इसका, और ऊंचाई करीब 40 फुट। बाप रे, काफी बड़ा है। हाँ, इसके आधार पर बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर भी लकड़ी का कोई ढांचा रहा होगा। और इसका नाम महानवमी, इसका मतलब ये किसी त्योहार से जुड़ा था, दशहरा? बिल्कुल। माना जाता है कि इसका संबंध महानवमी यानी दशहरा, दुर्गा पूजा या नवरात्रि के 9 दिनों के त्योहार से था। ये साल का सबसे बड़ा राजकीय उत्सव होता था। क्या होता था इस मौके पर? ये राजा के लिए अपनी शान शौकत, अपनी ताकत, अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने का मौका था। यहाँ कई तरह के कार्यक्रम और रस्में होती थीं। मूर्तियों की पूजा, राजे के घोड़े की पूजा, भैंसों और दूसरे जानवरों की बलि दी जाती थी। बलि भी? हाँ, नाच गाना होता था, कुश्ती के मुकाबले होते थे, सजे धजे घोड़े, हाथी, रथ और सैनिकों की परेड निकलती थी। और सबसे जरूरी, जो नायक होते थे वो राजा को नजराना या भेंट पेश करते थे अपनी वफादारी दिखाने के लिए। त्योहार के आखिरी दिन राजा एक बड़े खुले मैदान में अपनी सेना और अपने नायकों की सेनाओं का निरीक्षण करते थे। तो ये मंच ही वो जगह थी जहां ये सब होता था? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। पर कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शायद मंच के आसपास इतनी जगह नहीं थी कि इतनी बड़ी परेड वगैरह हो सके। तो हो सकता है कि मुख्य आयोजन कहीं और होते हों और ये मंच उसका एक प्रतीकात्मक केंद्र रहा हो। ये अब भी एक पहेली है। और भी इमारतें थी राजकीय केंद्र में? हाँ, कई थीं। जैसे एक बहुत खूबसूरत इमारत है जिसे लोटस महल कहते हैं। ये नाम बाद में अंग्रेज यात्रियों ने दिया। शायद ये एक काउंसिल हॉल था जहां राजा अपने सलाहकारों के साथ बैठक करते थे। लोटस महल, सुना है इसके बारे में। एक और जरूरी जगह है हजारा राम मंदिर। ऐसा लगता है कि ये मंदिर सिर्फ राजा और उनके परिवार के इस्तेमाल के लिए था। इसकी दीवारों पर अंदर और बाहर रामायण की पूरी कहानी नक्श की हुई है। अच्छा, पूरी रामायण? हाँ, बहुत विस्तार से। और पास में ही हाथियों को रखने के लिए हाथी खाना या एलिफेंट स्टेबल्स नाम की इमारत है। उस पर भी इंडो इस्लामिक स्टाइल की मेहराबे और गुंबद दिखते हैं। तो राजकीय केंद्र में मंदिर भी थे, महल भी, और ये सार्वजनिक अनुष्ठान की जगह भी। अब चलते हैं शहर के उस हिस्से में जो आज हम्पी के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है, धार्मिक केंद्र। हाँ, ये शहर के उत्तरी छोर पर है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। चट्टानी इलाका है ये, और ये जगह विजयनगर से भी पुरानी मानी जाती है, पवित्रता के लिहाज से। पुरानी कैसे? किष्किंधा था
बाली और सुग्रीव वाला। अच्छा, किष्किंधा यही था? ऐसा माना जाता है। एक और मान्यता है कि यहीं की स्थानीय देवी हैं पंपा देवी। उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों पर शिवजी के एक रूप भगवान विरूपाक्ष से शादी करने के लिए तपस्या की थी। विरूपाक्ष? ये विजयनगर के मुख्य देवता थे ना? हाँ, विरूपाक्ष राज्य के संरक्षक देवता माने जाते थे और पंपा देवी और विरूपाक्ष का विवाह आज भी विरूपाक्ष मंदिर में हर साल एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ विजयनगर से पहले के जैन मंदिर भी मिले हैं? हाँ, ये सब दिखाता है कि ये इलाका बहुत पहले से ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा है। शायद इसीलिए विजयनगर के राजाओं ने अपनी राजधानी बनाने के लिए इस जगह को चुना, पहले से स्थापित पवित्रता का फायदा उठाने के लिए। तो उन्होंने इस धार्मिक महत्व का इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने खुद को इन देवताओं से जोड़ा। विजयनगर के राजा दावा करते थे कि वो भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन कर रहे हैं। उनके सारे शाही आदेश कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखकर शुरू होते थे। अच्छा। और उन्होंने हिंदू सुत्राण की उपाधि अपनाई। सुत्राण मतलब सुल्तान, तो हिंदू सुल्तान। ये दिखाता है कि वो खुद को पारंपरिक हिंदू राजा तो मानते ही थे, साथ ही उस समय के जो मुस्लिम सुल्तान थे उनके बराबर भी दिखाना चाहते थे। और मंदिर निर्माण? उन्होंने मंदिर बनवाने की जो पुरानी परंपराएं थीं, जैसे चोल राजाओं की, होयसल राजाओं की, उनको अपनाया भी और उनमें नई चीजें भी जोड़ी। जैसे मंदिरों में राजाओं की अपनी मूर्तियां लगवाना, या जब राजा मंदिर जाते थे तो उसे एक बड़ा राजकीय समारोह बना दिया जाता था। यहाँ की मंदिर वास्तुकला की क्या खासियतें थी? आपने गोपुरम का जिक्र किया था। हाँ, एक तो वो विशाल राय गोपुरम। ये शाही प्रवेश द्वार इतने ऊंचे होते थे कि दूर से ही दिख जाते थे और मंदिर की मौजूदगी का पता देते थे। ये शायद राजा की ताकत का भी प्रतीक थे। और दूसरी खासियत थी मंडप। मंदिरों के अंदर खंभों वाले बड़े बड़े हॉल। यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम होते थे, संगीत, नृत्य, नाटक, देवी देवताओं के विवाह की रस्में। विरूपाक्ष मंदिर तो खैर कई सदियों में बना है, लेकिन कृष्णदेव राय ने उसके मुख्य मंदिर के सामने वाला हॉल बनवाया था, जिसमें बहुत सुंदर नक्काशी वाले खंभे हैं और पूर्वी गोपुरम भी। क्या कोई और मंदिर भी है जो खास तौर पर जिक्र के लायक हो? हाँ, विट्ठल मंदिर। ये भी बहुत शानदार है। यहाँ के मुख्य देवता हैं विट्ठल, जो विष्णु का ही एक रूप है और जिनकी पूजा ज्यादातर महाराष्ट्र में होती है। तो कर्नाटक में विट्ठल मंदिर? हाँ, ये दिखाता है कि विजयनगर के शासक कैसे अलग अलग इलाकों की परंपराओं को मिलाकर एक बड़ी शाही संस्कृति बना रहे थे। इस मंदिर की एक खास पहचान है पत्थर का बना रथ। वो असल में एक छोटा मंदिर है जिसे रथ के आकार में बनाया गया है। हाँ, वो पत्थर वाला रथ तो बहुत मशहूर है हम्पी का। बिल्कुल। और इन बड़े मंदिर परिसरों की एक और खासियत होती थी रथ गलियां। ये गलियां गोपुरम से सीधी रेखा में आगे जाती थीं, पत्थर की बनी होती थीं और इनके दोनों तरफ खंभों वाले मंडप होते थे जहां व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे। तो मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो शहर के सामाजिक और आर्थिक जीवन के केंद्र भी थे। कमाल है। तो ये सारी जानकारी मैकेंजी के सर्वे से लेकर यात्रियों का विवरण, शिलालेख, पुरातत्व, ये सब एक साथ कैसे आया? कैसे समझा गया इस पूरे शहर को? मैकेंजी ने शुरुआत की, उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और कर्नाटक सरकार के पुरातत्व विभाग ने इस जगह को बचाने और समझने का काम किया। 1986 में हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये एक बड़ा कदम था। फिर 1980 के दशक में जॉन M. फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल और MS नागराज राव जैसे बड़े विद्वानों ने एक बहुत बड़ी परियोजना शुरू की। इसका मकसद था विजयनगर के जो भी अवशेष बचे हैं उनका बहुत बारीकी से दस्तावेजी करना। इसमें पूरे इलाके का गहन सर्वे और मैपिंग शामिल थी। मैपिंग मतलब नक्शे बनाना। हाँ, पर बहुत विस्तार से। पूरे इलाके को पहले 25 बड़े चौकों में बांटा गया, फिर हर चौक को और छोटे चौकों में, और फिर उनको और भी छोटी इकाइयों में। हर छोटी से छोटी चीज को दर्ज किया गया। इस मैपिंग से क्या पता चला? इससे हजारों ढांचों के निशान मिले, छोटे छोटे पूजा स्थलों और घरों से लेकर बड़े बड़े मंदिरों और महलों तक। सड़कें, रास्ते, बाजार, सब कुछ मैप पर लाया गया। जैसे बाजारों के निशान खंभों के आधार और चबूतरों से मिले, जहां शायद दुकानें लगती होंगी। लेकिन ये तो सब खंडर हैं। असली शहर कैसा दिखता होगा? हाँ, यही बात विद्वानों ने कही है। जॉन फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल, नागराज राव, इन सब ने लिखा है कि हमें इन पत्थर के खंडरों को देखते हुए कल्पना करनी होगी,
सोचना होगा कि इन पर लकड़ी के खंभे, ब्रैकेट, शहतीर, छतें, छज्जे, टावर भी रहे होंगे और उन पर शायद प्लास्टर लगा हो, चमकीले रंग पुते हों। और यात्रियों का विवरण इसमें मदद करता है। माणिक, हीरे, पन्ने, मोती, तरह तरह के कपड़े, घोड़े, फल, सब्जियां। उसने लिखा ये दुनिया का सबसे अच्छी तरह से सजा हुआ शहर है। चावल, गेहूं, दालें सब सस्ती और खूब मिलती थीं। और नूनेज ने तो और भी चीजों का जिक्र किया है। हाँ, फर्नाओ नूनेज ने तो बाजारों में फलों के अलावा भेड़, सुअर, हिरन, तीतर, खरगोश, कबूतर, बटेर, गौरैया, यहाँ तक कि चूहे, बिल्लियां और छिपकलियों का मांस बिकने का भी जिक्र किया है। चूहे और बिल्लियां भी। ये उस समय के खान पान की एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। हाँ, ये दिखाता है कि उस समय का जीवन कितना विविध और शायद हमारी आज की सोच से कितना अलग था। तो इस सारी बातचीत को अगर हम समेटें तो विजयनगर क्या था? ये सिर्फ एक शहर या साम्राज्य नहीं था। ये एक बहुत शक्तिशाली, जटिल, बहुआयामी सभ्यता थी। बिल्कुल, इसका रणनीतिक स्थान, पानी का वो अद्भुत प्रबंधन, खेतों को भी घेर लेने वाली वो किलेबंदी, वास्तुकला में स्थानीय और बाहरी शैलियों का वो मिश्रण। व्यापार पर इतना जोर, महानवमी डिब्बा जैसे वो भव्य अनुष्ठान जो शक्ति प्रदर्शन के लिए थे। और फिर अंत में वो नाटकीय पतन। ये सब मिलकर इसकी एक अनोखी कहानी बनाते हैं। और हम्पी के खंडहरों के रूप में और दक्षिण भारत में नायक राजाओं की जो परंपराएं चली, उनके जरिए इसकी विरासत आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। हाँ, ये इमारतें, ये खंडर हमें बहुत कुछ बताते हैं। शासक क्या सोचते थे, क्या दिखाना चाहते थे, कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते थे, विचार कैसे फैलते थे। लेकिन कुछ सवाल फिर भी रह जाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल रह जाते हैं और उन पर सोचना जरूरी है। जैसे हम इन बड़े बड़े महलों और मंदिरों के बारे में तो बहुत जान गए हैं, पर उन आम लोगों का क्या? वो आदमी, औरतें, बच्चे जो इस शहर में और इसके आसपास रहते थे, वो इन शानदार इमारतों के बारे में क्या सोचते होंगे? क्या उन्हें इन राजकीय या धार्मिक केंद्रों के अंदर जाने की इजाजत थी सब जगह? कुछ हिस्सों में। और वो लाखों मजदूर जिन्होंने ये सब बनाया, देखकर नहीं मिल सकते। बिल्कुल, इनके लिए हमें इतिहास के और स्रोतों को, शायद लोक कथाओं को, दूसरी भाषाओं के साहित्य को और गहराई से खंगालने की जरूरत होगी। ये खोज अभी जारी है।